हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक उसके 4th यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। औपनिवेशिक सत्ता मतलब की अंग्रेजी शासन। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन पूरे यूनिट को कवर करता है। और इससे पहले मैं इस क्वेश्चन के दो टॉपिक यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के बारे में एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ इसी क्वेश्चन का। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज आप वो भी देखिए। आज की वीडियो में हम उपयोगितावाद, साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण और संस्थानीकरण, इन 3 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये 5 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका ये जो यूनिट है पूरा फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड टॉपिक है हमारा उपयोगितावाद। इस क्वेश्चन में, इस यूनिट में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने औपनिवेशिक सत्ता जो कि पहले कंपनी आई थी भारत में व्यापार की दृष्टि से, लेकिन व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भारत पर राज करना शुरू कर दिया था 1857 के बाद। तो उन्होंने ये सब किस तरह से करना शुरू किया था, वो एक राजनीतिक सत्ता के रूप में किस तरह से उभरे, उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार किस तरह से किया और उसको मजबूत कैसे बनाया, इन सब टॉपिक पर ये जो यूनिट है इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का उपयोगितावाद, उसके बारे में हम देखेंगे। उपयोगितावाद जो है वो एक दृष्टिकोण है और ये किस तरह का दृष्टिकोण है ये हम पढ़ेंगे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कानून तथा भूमि संबंधी नियमों को बदलकर बाजार निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना था। तो पहले जो भारत एक ऐसा देश था जो कृषि पर बेस्ड था, कृषि होती थी यहाँ पर, और यहाँ पर हाथ के छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे। तो ये जो दृष्टिकोण आया, इसने ये करा कि जो भारत के भूमि संबंधी नियम है उनको बदल दिया गया और बाजार का निर्माण किया गया। तो इसलिए ये जो है एक उपयोगितावाद इसी तरह का दृष्टिकोण है। इनका विश्वास था कि प्रसिद्ध दार्शनिक जेरमी के निर्देशन में एक वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित हो सकता है जो कानून और भूमि संबंधी नियमों को ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सकता है जिससे अधिक वस्तुएं अधिक लोगों के लिए सिद्धांत का पालन किया जा सके। तो इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि हमें बाजार बनाना चाहिए। बाजार बनाने के बाद जो हमारा सिद्धांत है, जैसे कि अधिक वस्तुएं अधिक लोगों के लिए, ये इन्होंने सिद्धांत बनाया, ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई जाए जो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। तो ये इनका कानून था और यही इनका उद्देश्य था। तो इसलिए इन्होंने बाजार निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर दी थी। अब हम आगे देखते हैं। पहला था, इन्होंने कानून में सुधार किया। तो बेंटिक ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर कानून को परिवर्तन का एक माध्यम बनाया। उपयोगितावादी दृष्टिकोण जो था उससे प्रभावित हुआ बेंटिक, और फिर उसने उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ही प्रभावित होकर कानून को परिवर्तित करना शुरू किया। उसका विश्वास था कि सती प्रथा और बालिका हत्या जैसे भारतीय कुरीतियों को कानून द्वारा ही रोका जा सकता है। तो भारत में कोई गलत काम हो रहे थे काफी सारे, जैसे कि सती प्रथा की पहले व्यवस्था थी, बालिका हत्या थी, छोटे छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को। तो इन सारी बुराइयों को रोकने के लिए उसने कानून को बदलने की कोशिश की थी। अपने सैद्धांतिक विश्वासों के आधार पर इन्होंने राजनीतिक सुधार को कार्य रूप देने का निश्चय किया। बैंथम के सिद्धांतों को आधार बनाकर कई कानून और दंड संहिताएं लागू की गई तथा एक ऐसी संस्था कायम की गई जो निचले स्तर तक जाकर लोगों को प्रभावित कर सके। तो ये था एक कानून में सुधार करना। काफी सारी संस्थाएं बनाई गई। बैंथम के सिद्धांत जो था उसको आधार बनाया गया। लोगों को जो है बेदार करने की कोशिश की गई, जो बुराइयां थी उनको सुधार करने की कोशिश की गई, उसको एक कार्य रूप देने की कोशिश की गई और संस्थाएं बनाई। और संस्था बनाने का काम, संस्था इसलिए बनाई गई ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं, गांव के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको भी समझाया जा सके। ऊंचे वर्ग के जो लोग थे उनको तो ये लोग समझा सकते थे, किसी भी तरीके से समझा सकते थे, पैसे के माध्यम से। ऊंचे तबके के जो लोग थे वो इनकी बातें मानते भी थे, लेकिन जो नीचे तबके के लोग थे उनको कौन समझाएगा। तो इसके लिए इन्होंने संस्था बनाई। दूसरा है भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। तो भू राजस्व व्यवस्था में इन्होंने सुधार किया। मिल ने उपयोगितावादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप भू राजस्व में बदलाव लाने की नीति का समर्थन किया। इसमें एक और
मुनरो के रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह किसानों से सीधे संपर्क स्थापित करने की बात की गई और दूसरी ओर रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार भूमिपतियों पर करारोपण का मसला सामने आया। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात की गई, जो कि मुनरो का एक सिद्धांत था। उसमें किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया जाता था। अगर उनसे कर वसूला जाता था तो सीधे सरकार के पास जाता था। ये एक सिद्धांत बनाया गया। और दूसरा रिकॉर्डों का सिद्धांत था, जिसमें इन्होंने भूमिपतियों पर कर रोपण का मसला बताया थोपा। ये करारोपण इस ढंग से किया गया कि मात्र भूमि की मिल्कियत प्राप्त करने से भूमिपतियों को उत्पाद और व्यापार के मामले में अतिरिक्त लाभ न पहुंचे। तो भूमिपति जो थे उनको ज्यादा लाभ न पहुंचे, व्यापार से भी और उत्पादों से भी। इसका तात्पर्य ये था कि उन्हें कुल उत्पाद में से खेती का खर्च निकालकर बेची हुई राशि राज्य को देनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती करने वाले लोग थे, यानी कि भूमिपति कहा गया उनको, तो खेती करने वाले लोगों को ज्यादा लाभ ना हो सके, उनके पास ज्यादा राशि ना पहुंच सके, तो उनको बस यही कहा गया कि जितने उनका उत्पाद है, कुल उत्पाद जो है, उसमें से वो उसकी खेती का खर्च निकाल लें और जितने भी पैसे बच रहे हैं वो उन्हें अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो राज्य को देने, सरकार को देने। और इसके लिए उन्होंने उत्पादों के मापने के लिए कितने लोगों के पास कितने उत्पाद हैं, कितना खर्च आ सकता है, इसके लिए उन्होंने व्यापक रूप से सर्वेक्षण भी कराया गया, उसका सर्वे भी किया गया। तो ये था हमारा उपयोगितावादी सिद्धांत। फोर्थ पॉइंट है साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण। साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण क्या था, इसके बारे में हम देखते हैं। अंग्रेजी उपयोगितावादी विचारधारा में से निरंकुशता की प्रवृत्ति व्याप्त दिखाई देती है, जिसने भारत में कभी भी प्रजातांत्रिक सरकार को स्वीकार नहीं कर सके। जेम्स मिल ने भी भारत के प्रतिनिधित्व में बनने वाली सरकार की स्थापना का पक्ष नहीं लिया। डलहौजी ने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस तरह से जो उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था और उसको किस तरह से मजबूत किया था, उनके माइंड में जो है साम्राज्य का जो दृष्टिकोण था वो उभरने लगा था, और उन्होंने उस साम्राज्य के दृष्टिकोण को किस तरह से बनाया था, वो सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो डलहौजी ने किया था। और उसने अपने साम्राज्य को, अंग्रेजी साम्राज्य को किस तरह से मजबूत बनाया था, उसके बारे में हम देखते हैं। डलहौजी ने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में अखिल भारतीय विभागों, मसलन डाक और तार जन कार्य विभाग की स्थापना की। इन विभागों की स्थापना द्वारा वे एकीकृत अखिल भारतीय साम्राज्य के ढांचे में कुशल प्रशासन की अवधारणा को बल देना चाहता था। तो उसने डाक की, तार की स्थापना की थी, उसने रेल मार्ग की स्थापना की थी। तो ये सब काम उसने किए थे ताकि जो है अखिल भारतीय साम्राज्य जो है उसके जो कुशल प्रशासन किया जा सके, उसके ढांचे में परिवर्तन किया जा सके और उनका जो साम्राज्य है वो मजबूत हो सके। अतः कुछ मामलों में डलहौजी ने उदारवादी दृष्टिकोण भी अपनाया। डलहौजी ने विधान परिषद को गैर अधिकारी विचारधारा का प्रतिनिधि संस्था के रूप में विकसित किया और विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को शामिल किए जाने की भी का भी समर्थन किया। तो उसने एक उदारवादी दृष्टिकोण भी अपनाया। जो विधान परिषद थी, उसमें जो प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में जो है उसने एक विचारधारा अपनाई और जो भारतीय लोग थे, भारतीय सदस्य जो थे, उनको भी उसमें शामिल करने की कोशिश की। उसने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के साथ बड़े पैमाने पर देशी भाषा में भी शिक्षा देने का काम किया। तो साम्राज्य का जो दृष्टिकोण उभरा था लोगों के मन में, वो यही जो उभरा था, उसमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा जो दी जा रही थी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जा रही थी लोगों को, उसके साथ साथ उसने देशी भाषाओं में भी शिक्षाएं देनी शुरू करवा दी। अतः आचार संहिता, राजस्व, प्रशासन, शिक्षा और अखिल भारतीय साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ ब्रिटिश प्रशासन में व्यवहारिकता, तर्कसंगतता और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी जाने लगी। उसने ये सारे काम इसलिए नहीं करवाए थे ताकि जो है भारत के लोग जो है वो उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसका विरोध करें, फिर उसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाए। उसने ये सारे अच्छे काम जो करवाए थे इसलिए करवाए थे ताकि जो है भारत के लोगों को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, उनको कंट्रोल करके हमेशा हमेशा तक भारत पर राज किया जा सके। अतः इस तरह भारत को सुधारने वाली व्यवहारवादी नीति का स्थान कुशल प्रशासन और अच्छी सरकार के सिद्धांतों ने ले लिया।
अब जब कुशल प्रशासन हो गया, अच्छी सरकार बनाई गई, जो भारत की पुरानी नीतियां थी उनको बदल दिया गया, व्यवहारवादी जो नीतियां थी उनको बदलकर कुशल प्रशासन बनाया गया, तो इससे जो है अंग्रेजों का लाभ नहीं हुआ बल्कि भारतीयों का लाभ हुआ। भारतीयों में जागरूकता पैदा हो गई और उन लोगों ने अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक शासन था उसका विरोध किया और भारत को आजाद करवाया। तो इस तरह से डलहौजी ने भी एक महत्वपूर्ण काम किया था। फिफ्थ पॉइंट है संस्थानीकरण। संस्थानीकरण क्या था इसके बारे में हम देखते हैं। समृद्ध भारतीय अतीत का प्रयत्न वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा अन्य ब्रिटिश अधिकारियों ने भी किया। वेलेस्ली ने प्रशासकों को प्रशिक्षित करने की नीति का पालन किया और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें छात्रों को विशेष रूप से भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी। तो ये एक संस्थानीकरण का काम था जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था, जो कि वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में बनाया था, ताकि जो उसने ये सारे काम इसलिए करे थे ताकि जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनको उनकी भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी। और जो भारतीय लोग थे उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाने लगी। इससे भावी प्रशासक को देशी भाषाओं और बोलियों से परिचित होने में आसानी रहती थी। तो उसने ये काम इसलिए करा था ताकि जो लोग शासन कर रहे हैं उनको देशी भाषाओं का ज्ञान हो सके और आसानी रहे, क्योंकि तब ज्यादातर भारतीय राज्यों में सरकारी और कामकाज की भाषा फारसी थी, अतः प्रशासक के लिए फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी था। इस तरह राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश राज के अधीन होने के बावजूद भारतीय शासकों को एक तरह की सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी। तो भारत में जो रह रहे लोग थे उनको एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी, जबकि वो राजनीतिक रूप से ब्रिटिशर्स के अधीन थे। ब्रिटिशर्स के जो थे उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ब्रिटिशर्स के अधीन थे, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र भी थे। लेकिन ये सभी प्रयास एक ज्यादा सक्षम प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने के लिए थे। काफी ज्यादा जो है सक्षम प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सके, इसके लिए ये सारे प्रयास किए गए थे। लेकिन उल्टा हो गया, अंग्रेजों की नीति उन्हीं पर भारी पड़ गई। भारतीय लोग जो थे वो इन सभी प्रयासों से जागरूक हुए और उन्होंने जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए विरोध करने शुरू कर दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कानून तथा भूमि संबंधी संपत्ति जैसी भारतीय संस्थाओं का अध्ययन किया। तो ये जो क्वेश्चन है और ये यूनिट भी हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक